हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और आज के प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में आपके हड़प्पा स्थल दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनकी वर्तमान स्थिति दे रखी है। तो बालू आपके वर्तमान में कहाँ पर है, ये है आपके हरियाणा में। और मांडा कहाँ पर है, मांडा है वर्तमान में आपके जम्मू और कश्मीर में। पाडरी आता है वर्तमान में आपके गुजरात में। और हुलास आता है आपके उत्तर प्रदेश में। बालू कहाँ पर है आपका, वर्तमान में हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में। पाडरी कहाँ पर है आपका, गुजरात में हो गया। और आपका उत्तर प्रदेश में हो गया हुलास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। तो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना आपके कौन से अनुच्छेद में आता है। एक तरफ आपको अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके प्रावधान है। तो बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपका क्या प्रावधान आता है। तो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, नए राज्यों को शामिल करना आपका आता है अनुच्छेद 2 में। समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, आपके अनुच्छेद 14 में आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कौन से अनुच्छेद में आता है आपके, ये आता है अनुच्छेद 22 में। और आपका राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये आता है अनुच्छेद 111 में। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में हो गया। अनुच्छेद 14 में आपके समता का अधिकार है। अनुच्छेद 111 में आपके राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है। और अनुच्छेद 22 में क्या आता है, आपकी गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है, कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य है। पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य है। तो कश्मीर घाटी आपके कहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल और हिमाद्री, पीर पंजाल और आपके हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में हिमाद्री पर्वत श्रेणियों और दक्षिण पश्चिम में आपके पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। चमगादड़ जो होते हैं वो आपके अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वे पराध्वनि निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा आपके निर्देशित होते हैं। चमगादड़ जो होते हैं वो आपके उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं। इसलिए चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि इसलिए ही चमगादड़ अंधेरी अंधेरी रातों में उड़ते हैं और अपना शिकार करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न को उनके कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो कुछ घटनाएं दे रखी हैं आपको, इन्हें इनकी कालक्रम अनुसार में आपको लगाना है। तो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष का सदस्य बना। तो यहाँ पर आपका पहले हुआ था, भारत अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष का सदस्य बना।
फिर उसके बाद आपके स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। फिर उसके बाद आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई और फिर उसके बाद आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 1951 में आपके दी गई थी। कब दी गई थी? दिसंबर 1951 में ये संसद को दी गई थी योजना। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार आपके वर्ष 1949 में हुआ था और वो भारत सदस्य बना था आपके 1945 से। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। वैशेषिक दर्शन के प्रचारक आपके पतंजलि थे। न्याय दर्शन के प्रचारक कौन थे? गौतम। मीमांसा दर्शन के प्रचारक कणव या कनद थे। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रचारक आपके कपिल थे। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन बी। न्याय के जो आपके सॉरी सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित आपका ऑप्शन बी है। न्याय के जो आपके प्रचारक हैं वो गौतम है। वैशेषिक के प्रचारक कौन है आपके वैशेषिक दर्शन के? वैशेषिक दर्शन के हैं आपके कणाद मुनि। कणाद मुनि है, ना कि आपके पतंजलि हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका मीमांसा के कौन है? मीमांसा के प्रचारक हैं आपके कौन है? मीमांसा के आपके जैमिनी। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्तर मीमांसा है। उत्तर मीमांसा के हैं आपके उत्तर मीमांसा के कपिल नहीं है। उत्तर मीमांसा के कौन है आपके? बादरायण। बादरायण। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीत है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रीतें आपके प्रशासनिक अधिकारों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यही आपका सही नहीं था। मौलिक मौलिक कर्तव्यों के संबंध में उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जाता। ये परमादेश आपकी एक प्रकार की रीत है जिसे न्यायालय आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड महान नदी पर है। हीराकुंड बांध महान नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैदान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पर जो आपके सही हैं, कौन कौन से कथन आपके सही है यहाँ पर? पहला कथन भी सही है आपका, रिहंद बांध जो है वो सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। नेक्स्ट आपका सेकंड भी सही है, हीराकुंड बांध महान नदी पर है। नेक्स्ट आपका थर्ड है, थर्ड भी आपका सही है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका मैथान बांध दामोदर नदी। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, चारों ही कथन आपके सही हैं।
रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है। हीराकुंड बांध महान नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य का एक संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध आपका दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, तो इसलिए आपके चारों ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके पदार्थ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उपयोग दे रखे हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड आपका किस चीज के लिए यूज होता है? कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपका लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार के लिए यूज होता है, और दूधिया मैग्नीशिया आपके प्रति अम्ल के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही सम्मिलित नहीं है वो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड आपका कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग नहीं होता। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है आपके फोटोग्राफी में। ठीक है, कहाँ पर यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड का? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है फोटोग्राफी में। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। ओके, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से देखा जाए तो केरल का प्रथम स्थान है। कारण है आपका इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। आपका ए भी सही है। कथन मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है, और नेक्स्ट आपका कारण भी सही है, इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। बट आपका कारण सही, जो आपका कारण है ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता कथन की। देश में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। ओके, तो इसलिए आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण आपकी सही व्याख्या नहीं है कथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो कपूर मंजरी आपके हर्ष द्वारा रचित है। मालविका अग्निमित्र कालिदास द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा। और सोदरानंद आपके अशु घोष द्वारा रचित है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपका कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो वो है आपका कपूर मंजरी हर्ष द्वारा रचित नहीं है। कपूर मंजरी की रचना हर्ष ने नहीं की थी, बल्कि गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई थी। किसने की थी? आपकी राजशेखर ने की थी। ओके, बाकी आपके सही सुमेलित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है आपका, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है आपका, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो पहला ही आपका सही है, सेकंड आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रति आपके पद धारण करते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के। और कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो ये आता है आपके अनुच्छेद 75(2) में। ठीक है, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है आपका अनुच्छेद 75(3) के अनुसार आपका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला यह कथन आपका सही है, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा,
किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है? तो कौन कौन से कारण है वो आपके? गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन है, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, या आपका पेराई का अधिक लंबा मौसम, या आपका सस्ता श्रम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला कथन आपका सही है, गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। नेक्स्ट आपका गन्ने में शर्करा का अधिक होना, और फिर उसके बाद आपका पेराई का अधिक लंबा मौसम होना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता, गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक होना और पेराई के लिए अधिक लंबा मौसम होना, इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर आपके शहद की मक्खी से के पालन से संबंधित है, सेरिकल्चर सिल्क वर्म से, पिसीकल्चर लाख का कीड़ा, और हॉर्टिकल्चर आपके फूल से। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो है आपका पिसीकल्चर। पिसीकल्चर आपके लाख के कीड़े से संबंधित नहीं होता, पिसीकल्चर आपके मत्स्य पालन यानी कि मछलियों के पालने से संबंधित है। किससे संबंधित? आपके मछली पालने से, मछली पालन से संबंधित है आपका पिसीकल्चर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया जाता है? किसके अधीन किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, या आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो किसके अंतर्गत किया गया है ये आपका? तो ये किया गया है आपकी नाबार्ड के अंतर्गत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 1995-96 भारत सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ नाबार्ड के अधीन ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये हुई थी 1995 to 96 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। तो जो आपका संगीत यंत्र है तबला, इसका प्रचलन किसने किया था? आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, या आपके तानसेन ने, या बैजू बावरे ने, या आपके किसने किया था? तो संगीत यंत्र तबले का प्रचलन किया था आपके अमीर खुसरो ने। संगीत यंत्र तबले तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। एक तबले का और एक आपके सितार का, इन दोनों का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था आपकी 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में बताना है कौन से कथन आपके सही हैं। अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। नेक्स्ट आपका दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही है? कौन कौन से कथन आपके सही है? तो यहाँ पर आपका केवल और केवल दूसरा कथन आपका सही है। ओके, कौन सा कथन आपका सही है? केवल दूसरा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ये आपके 109 में नहीं 108 में आता है। अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। तो इसलिए आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और इसका प्रावधान है आपके अनुच्छेद 118 के भाग 4 में। ठीक है, अनुच्छेद 118(4) में आता है आपके कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो आपके लोकसभा का स्पीकर यानी कि
अध्यक्ष करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, सूची एक को सूची एक तथा सूची दो का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका आल्प्स पर्वत जो है ये कैसा पर्वत है आपका, आल्प्स पर्वत है आपका वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। वोस्जेस पर्वत कैसा है आपका, भ्रंशोत कैसा है आपका, भ्रंशोत भ्रंशोत पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विंध्य है, विंध्य आपका अवशिष्ट पर्वत है और फ्यूजियामा आपका ज्वालामुखी पर्वत है। आल्प्स कैसा पर्वत है आपका, आल्प्स है वलित पर्वत और वोल्जेस आपका भ्रंशोत पर्वत, विंध्य है आपका अवशिष्ट पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत हो गया आपका फ्यूजियामा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप डी को सही करेंगे, 3, 1 एंड 4, 2। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि, बादल वाली रातें जो होती हैं वो आपके स्वच्छ आकाश वाली जो आपकी स्वच्छ आकाश वाली रातें होती हैं, मतलब जिन रातों पे बादल नहीं होते वो आपकी उनसे अधिक गर्म होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण करते हैं। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परिवर्तित करते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है आरबीआई। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है और आरबीआई की स्थापना आपके 1949 यानी कि 1949 में हुई थी। तो जो आपका गलत है वो है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आरबीआई की स्थापना आपके 1949 में नहीं हुई थी। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी, आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कलकत्ता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक सीमित रहा। तो कौन सा कथन सही नहीं है, वो है आपका ऑप्शन डी, यह बंगाल तक सीमित नहीं रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां जो थी वो घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी। परंतु यह आंदोलन जो है वो बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, केवल 12 साल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन आपके शहर के उच्च एवं मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय और आपके तिलक और अरविंद घोष ने इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में किया था। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यही आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो गवर्नर के संबंध में बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा गलत है।
तो फर्स्ट आता है आपका, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके कथन सही है, पहला कथन भी सही है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। दूसरा कथन भी सही है, वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार तक पद पर रहते हैं। तीसरा भी सही है, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। और आपका फोर्थ कथन भी सही है, सामान्यतः 5 वर्षों के लिए पद पर बने रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 एक में राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे राज्यपाल को। और आपका अनुच्छेद 155 में आता है आपके, उसमें कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। और फिर आपके सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। ओके, तो यहाँ पर एक बार शुरू से करते हैं। अनुच्छेद 154 में आता है आपका कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है राज्यपाल में। ओके, नेक्स्ट आपका, और आपका राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये आता है आपके अनुच्छेद 155 में। और अनुच्छेद 156 में आता है आपके राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद पर बने रहते हैं। और 156 ये आपके 156 एक में आता है। 156 3 में आता है आपके, सामान्यतः यह 5 वर्ष के लिए पद पर बने रहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी चारों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? तो बोर्नियो द्वीप के संबंध में बताना है आपको कौन कौन से कथन सही हैं। यह 3 देशों में विभाजित है। ये इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला कथन भी आपका सही है, यह 3 देशों में विभाजित है। और नेक्स्ट आपका दूसरा कथन भी सही है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनेई, कौन कौन से देशों से में विभाजित है आपके? इंडोनेशिया, मलेशिया और आपके ब्रूनेई। और कौन सा देश है आपका? ब्रूनेई। इसमें ये आपके विभाजित है। इस द्वीप का निर्माण आपके ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुआ है। तो इसलिए आपके दोनों ही कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है आपके आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में? यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों का बैंक है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो करेक्ट जो नहीं है वो आपका ऑप्शन ए, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के करेंसी नोट को छोड़कर शेष सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साइमन कमीशन के बारे में बताना है आपको कौन कौन से कथन सही है, कौन आपका गलत है। तो फर्स्ट है आपका, इसने 2 बार भारत का दौरा किया साइमन कमीशन ने। इसका दूसरा दौर 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। तो यहाँ पर आज जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका पहला ही कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया था। पहली बार कब किया था? पहली बार साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया था 3 फरवरी 3 फरवरी से आपके 3 फरवरी से 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 तक, 31 मार्च 1928 तक। और जो आपका दूसरा दौरा था, इसका दूसरा दौरा था आपका 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक, 13 अप्रैल 1929 तक था। तो इसलिए आपका दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके सूची 1 में आपके
न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन आपके कौन से संशोधन में आया था? तो ये आपके 38वां संविधान संशोधन था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना कौन सा संशोधन था? 44वां संशोधन था। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर देना घटाकर कौन सा संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 38वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में। 44वां 1978 में। और आपके 61वां 1988 में। और 42वां 1976 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क आपके कहाँ पर अवस्थित है? कनाडा में है, या आपके कोलंबिया में है, या केन्या में है, या आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है ये आपके स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का आपका प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ओके, प्रथम राष्ट्रीय पार्क यानी कि आपका फर्स्ट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी इसकी आपकी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1872 में की गई थी। यह पार्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का व्योमिंग मोन्टाना और इडाहो राज्य में फैला है। ओल्ड फेथफुल गीजर इस नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यहीं स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये यहाँ पर इसका संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। स्थापना इसकी 1872 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास रखने पर आपके लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा लीवर पर? आपका लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? आपके लीवर में जो ग्लूकोज का स्तर है वो कम हो जाता है। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो भारत में कौन करता है मौद्रिक नीति का निर्माण? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, या योजना आयोग? तो यहाँ पर भारत में जो आपके मौद्रिक नीति का जो आपके निर्माण करता है वो करता है आपका आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता था। ठीक है, लेकिन सन 2016 से आपके मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई के तहत एक आपकी एमपीसी जो है ये आपके द्वारा इसके द्वारा किया जा रहा है। मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जा रहा है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता एवं आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो लाइक करना, कमेंट कर जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।